खुशामदीद, आदाब आप सबको हमारी तरफ से। आप इस प्रोग्राम देखना शुरू कर चुके हैं दी इस्लाम जे के 8:35 का वक्त हो गया है। हस्बे वादा आपके सामने आज सुबह एक बार फिर हाजिर खिदमत है, इस उम्मीद के साथ कि 10 बजे तक आपके सामने हम रहेंगे। आप और हम बराह रास्त बात करते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़ेंगे 9:40 पर फोन लाइन्स के जरिए से। तब तक हम एक एक करके हर छोटी बड़ी खबर से आपको बाखबर करेंगे। न सिर्फ जम्मू कश्मीर से मुंसलिक खबरों से आपको रूबरू करेंगे, बल्कि दिल्ली की सियासत से लेकर लद्दाख तक क्या कुछ चल रहा है, आज अहम तरीन बातें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। टीवी पर आप हमें देख रहे हैं तो याद रखिएगा कि आप हमारी राब्ता साइट यानी फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ साथ आप हमारी नशरियात को www.gulistannews.in पर भी देख सकते हैं। तो सामीन नाज़रीन, वक्त ज़ाया किए बगैर आपको अपने पहले पड़ाव की ओर लिए चलते हैं और आपको बताते हैं कि आज जब माजी की ओर हम नज़र डालते हैं, 12 तारीख को जब हम देखते हैं तो 11 तारीख को देखते हैं तो पता करने की कोशिश करते हैं कि माजी में आज के दिन क्या कुछ है। यानी दिसंबर का आज का दिन माजी में कैसा गुजरा है, बताएंगे आपको चंद वाक़ात आसिफ रशीद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। प्रोग्राम सलाम जे के दिल्ली के स्टूडियो से बराह रास्त हम आपके साथ हैं और 90 मिनट तक हमारा और आपका साथ रहने वाला है। आखिरी 20 मिनट आपकी कॉल्स ली जाएंगी और प्रोग्राम में अहम मौज़ूआत पर तफसीली रोशनी डालेंगे। कुछ मेहमान और अपने नुमाइंदे भी हमारे साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। लेकिन आगाज हिस्ट्री ऑफ द डे से तय फॉर्मेट के मुताबिक तारीख में आज का दिन क्या कहता है और माजी में कुछ वाकयात जो 11 तारीख को हुए हैं। 1901 में आज से तकरीबन 120 साल कबल तारीख में पहली दफा नोबल इनाम तकसीम किए गए। दुनिया भर में जो नोबल अवार्ड हर साल दिया जाता है, ये आज के दिन इसकी शुरुआत हुई थी और 1948 में आज ही के दिन अक़वाम मुत्तहिदा ने इंसानी हुकूक का आलमी दिन मंजूर कर लिया था। हालांकि दिन कल मनाया गया, लेकिन आज के दिन इसको बाकायदा मंजूरी मिली थी, कानूनी शक्ल इसको दी गई थी। साल 2014 में आज ही के दिन, जहां 1901 में आपको बताया कि तारीख में पहली दफा नोबल इनाम तकसीम किए गए, ये सिलसिला शुरू हुआ, तो 2014 में पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाली सवात की तालिबा मलाला यूसुफजई को भी नोबल इनाम से नवाजा गया, जो खवातीन या बच्चियों की तालीम के लिए मुसलसल काम कर रही हैं। 1988 में आर्मीनिया में आज ही के दिन 6.9 के शिद्दत के जल्जले से 45,000 लोगों ने जान गंवा दी और 1.5 लाख से ज्यादा लोग मुतासिर हुए। 11 दिसंबर साल था 1988। यूरोपीय मुल्क स्पेन को 1946 में आज ही के दिन अक़वाम मुत्तहिदा से मुअत्तल कर दिया गया था और तय शराइत और कवायद व ज़वाबित पर अमल दरामद न करने की पादाश में ये कार्रवाई की गई थी। अक़वाम मुत्तहिदा का यूनिसेफ साल 1964 में आज ही के दिन 11 तारीख को कायम हुआ। वो यूनिसेफ जो बच्चों के हुकूक के लिए और बच्चों की देखभाल या सेहत के निज़ाम को भी पूरी दुनिया के अंदर देखता है, इसका कयाम 1964 में अमल में लाया गया। यूरोपीय मुल्क इटली 1937 में आज ही के दिन अलाइड लीग से अलग हुआ। अपने मनमर्जी या अपने किए हुए पर उसने 1937 में अलहदगी का बाकायदा आज के दिन ऐलान कर दिया था अलाइड नेशन से। 1618 में आज ही के दिन रूस और पोलैंड के दरमियान एक तारीखी अमन मुआहिदा हुआ, जिस पर दोनों तरफेन की तरफ से मुआहिदे पर दस्तखत आज के दिन 11 दिसंबर साल 1618 को किए। चलिए, तारीख में आज का दिन था, अहम हालात तो वाकयात थे और 11 दिसंबर को माजी में क्या वाकयात हुए हैं, इन पर तफसीली रोशनी आपको डाली, जरा बताते हैं। अब खबरों का सिलसिला भी शुरू करते हैं और शुरुआत इशफाक करेंगे यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर की एक अहम खबर से। लेकिन हलचल दिल्ली से कश्मीर तक इस खबर के सामने आने के बाद हो रही है। चलिए जी, फिलहाल जरा खबरों के पिटारे को खोल देते हैं और पहली खबर से आपको बाखबर कर देते हैं और बात करते हैं। चंद दिन पहले आपको याद होगा कि हमने आपको कहा था कि ऐवान के अंदर यानी पार्लियामेंट के अंदर हदबंदी को लेकर वजीर दाखिला साहब का एक बयान सामने आया था और उसके बाद सियासत काफी ज्यादा तेज हुई थी कि क्या हदबंदी कमीशन जो है वो अपनी रिपोर्ट वक्त के अंदर अंदर देगी या उसकी मियाद को दोबारा से बढ़ा दिया जाएगा, और तरह तरह की कयास आ रहा है और चिमेगोइयां हो रही थी। इस बीच अभी तक की बड़ी खबर जो जराया से हमारे पास सामने आ रही है कि हदबंदी कमीशन ने एसोसिएट मेंबर्स का इजलास तलब कर दिया है। हदबंदी कमीशन की तरफ से एसोसिएट मेंबर्स का इजलास 20 दिसंबर को नई दिल्ली के अंदर बुलाया गया है और सुबह 11:30 बजे 11:20 का वक्त दिया गया है एसोसिएट मेंबर्स को
अशोका होटल नई दिल्ली के अंदर बाकायदा तौर पर इस मीटिंग का कयाम होगा 20 दिसंबर को। और माना जा रहा कि कमीशन ने 5 एसोसिएट मेंबर्स को ईमेल के जरिए से आगाही दिलाई है कि वो इस मीटिंग के अंदर आए। अब इस मीटिंग ये जो डिलिमिटेशन कमीशन जिसकी सरबराही रंजना प्रकाश देसाई कर रही है, इंतहाई अहम और क्रूशल मीटिंग इसे माना जा रहा है, क्योंकि माना जा रहा है कि एक मसवदा तैयार किया गया है हदबंदी के हवाले से, और वो मसवदा 20 तारीख को एसोसिएट मेंबर्स के साथ शेयर किया जाएगा। 90 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज की हदबंदी हुई है, और ये हदबंदी उस वक्त हुई है, आपको याद होगा 5 अगस्त को, जब पार्लियामेंट के अंदर जम्मू कश्मीर रियासत को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। उसके बाद जनाब पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर वजीर दाखिला साहब ने ऐलान किया कि जनाब 90 सीटों पर इलेक्शन होना है अब और हदबंदी होनी है, और फिर उसी वक्त कमीशन का कयाम भी अमल में लाया गया था। अब ये मेंबर्स कौन कौन है इसमें, याद रखिएगा, एक वजीर आज़म दफ्तर में वजीर ममलिकत डॉक्टर जतिंदर सिंह एसोसिएट मेंबर के तौर पर इसमें है, जुगल किशोर शर्मा जो मेंबर पार्लियामेंट है जम्मू पुंछ लोकसभा सीट के, वो इसके मेंबर है, दोनों बीजेपी को रिप्रेजेंट करते हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, वो मेंबर है इसके। उसके साथ साथ इसके मेंबर मोहम्मद अकबर लोम साबिक स्पीकर है और इस वक्त रुकनी आइवा है नॉर्थ कश्मीर से, वो इसके मेंबर हैं। और रिटायर्ड जस्टिस हसन मसूदी साहब, ये साउथ कश्मीर को रिप्रेजेंट करते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर है, इन्हें नामजद किया गया था एज एसोसिएट मेंबर्स के। और ये दूसरी मीटिंग होगी डिलिमिटेशन कमीशन की, जिसमें 5 एसोसिएट मेंबर्स को एक साथ बुलाया गया है। पहली बार जो मीटिंग हुई थी वो फरवरी 18 गालिबन या 19 तारीख को हुई थी, और उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एतराजात देते हुए जाने से मना किया था। लेकिन गुज़श्ता दिनों आपको याद होगा कि फारूक अब्दुल्ला साहब के काफी तीखे तेवर सामने आए थे, जिसमें कमीशन के कामकाज और मरकज पर कई तीखे सवाल उठाए गए थे। इस बीच अब कमीशन का यह फैसला है कि 20 तारीख को होटल अशोका में बाज़ाब्ता तौर पर 11:30 बजे मुलाकात होनी है। इसमें आगे क्या कुछ कमीशन ने लिखा है, नहीं लिखा है, क्या कुछ हो सकता है, वो जरा हम गुफ्तगू थोड़ी देर में आपके सामने और करेंगे। इस वक्त हमारे साथ रिटायर्ड जस्टिस हसन मसूदी साहब साउथ कश्मीर के मेंबर पार्लियामेंट है और एसोसिएट मेंबर भी है डिलिमिटेशन कमीशन की रूह से, उनके पास जरा चलते हैं। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हसन मसूदी साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए मॉर्निंग शो में। जम्मू कश्मीर के लोग और मुल्क भर के लोग ये जरूर जानना चाहेंगे, खबर जो सामने आ रही है कि हदबंदी कमीशन एक बार फिर इजलास तलब कर रहा है और 20 तारीख का तयन किया गया है। हमारे पास इत्तला ये है कि ईमेल के जरिए से बाज़ाब्ता तौर पर सभी मेंबर्स को मुतल्ला किया गया है कि 11:20 पर आप हाजिर हो जाइए जनाब, आइएगा अशोका होटल, जहां पर कमीशन मीटिंग करेगा और उस मसवदे कानून को जो तहरीर किया गया है उसे आपके साथ शेयर किया जाएगा। क्या आप इस बात से बाखबर है, क्या आपको भी मेल आया है या नहीं आया है? जी हाँ, पहले आपकी वसात से भी मालूम हुआ और इसके बगैर भी इनकी 20 दिसंबर को एक मीटिंग हो रही है अशोका होटल में, जैसे कि आपने सही कहा, और उसमें मौजूद किया गया एसोसिएट मेंबर्स को और कहा गया है कि उसमें जो कुछ भी मसौदा अगर बनाया गया है कमीशन के द्वारा वो शेयर किया जाएगा और उस पर फिर दस्तावेज होगी। तो अब जनाब पिछली बार जब इजलास हुआ था तो एक एहतिजाजी नोट आपका था, आपकी जमात की तरफ से था और ये कहा गया था कि जनाब मामला जनाब सुप्रीम कोर्ट के अंदर है और आपने अपने एतराज़ात जो पार्टी का एक मौक़िफ़ है वो सामने रख दिया था खत के जरिए से। क्या इस बार जो 20 तारीख का इजलास है नेशनल कॉन्फ्रेंस के तीनों अरकान, फारूक साहब, आप और जो आपके नॉर्थ कश्मीर से मेंबर हैं, क्या वो मीटिंग का हिस्सा बनेंगे या एहतजाज को बरकरार रखा जाएगा? इस वक्त पहले मैं वाज़ेह करूं कि जब ये रिऑर्गनाइजेशन एक्ट बना था पार्लियामेंट में, उस वक्त डिलिमिटेशन का कोई जिक्र नहीं था 2031 से पहले का, बल्कि ये कहा कि 2031 के बाद जो सेंसस होगा उसके बाद डिलिमिटेशन होगा। बहरहाल प्रेसिडेंट ने इसमें तरमीम करके ये जो आज डिलिमिटेशन कमीशन है ये बनाया गया। आज
इस मसले पर डिलिमिटेशन की बात की गई। अब इब्तान हमारा ये मौक़िफ़ था और वो उसूली मौक़िफ़ था, ये नहीं कि हमने बाइकाट किया था, बल्कि हमने वाज़ेह किया था कि ये सारा गैर आईनी अमल है और इस अमल में शरीक होना हमारे लिए नामुमकिन है। क्योंकि हमारा मानना ये है कि ये जो डिलिमिटेशन का जो एक्ट है ये पहले ही एक जुडिशल स्क्रूटनी में है और इसके तहत जो भी पावर्स हैं उन इख्तियारात का वो रोबगार नहीं लाए जा सकते हैं जब तक कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ जाएगा। तो बहरहाल उसके बाद को और डेवलपमेंट हुई, प्राइम मिनिस्टर के यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने एक मीटिंग बुलाई, उसमें शिरकत की गई, उसमें इस बात पर बहस हुई, इस पर बातचीत हुई और उसके बाद हमारा जो एक डेलीगेशन है सब पार्टीज का श्रीनगर में मिला दी। अब ये तय करना है कि क्या ये जो 20 दिसंबर की जो मीटिंग है उसमें क्या हमारी शिरकत होगी। तो इसके बारे में तो हमारे जो कायद हैं डॉक्टर साहब और उनके जो रुफका हैं, जो सीनियर लीडर्स हैं, वो इस पर एक फैसला करेंगे कि क्या अब हमारा रुख क्या होगा। मैं ये वाजे यहाँ पर करूँ कि पहले भी हमने कोई बाइकआउट की बात नहीं की थी। हमने कहा था, हमको बाखबर किया था चेयरपर्सन साहिबा को, ये सारा अमल जो है ये गैर आईनी है और जहां तक अब मेरी राय देंगे ये गैर आईनी आज की तारीख में भी है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी की बात होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल इथिक्स की बात होती है, मॉरलिटी की बात होती है कि जब टॉप कोर्ट किसी चीज को देख रहा हो क्या ये आईनी है या गैर आईनी है, उस वक्त ये वाजिब है कि हम उस कानून पर अमल करने से परहेज करें। मसूदी साहब, एक चीज और भी आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि खबर ये भी है कि सिक्किम मॉडल पर भी नजर है कमीशन की और चूंकि अभी यूनियन टेरिटरी है तो आप कानून के भी माहिर हैं, क्या एक्सपेक्टेड चेंजेस आपके हिसाब से हो सकती हैं? चूंकि ये भी माना जा रहा है कि इस मीटिंग के बाद हो सकता है कि जो नताइज होंगे, कमीशन जो रिपोर्ट तैयार करेगा, आपकी जो फाइनल पॉइंट्स हैं हो सकता है 20 तारीख को ही वो लिए जाए इस मीटिंग के दौरान, अगर आप इसमें शामिल होते हैं। देखिए, बहुत सारी बातें जो है वो सुनने में आ रही है। ये भी सुनने में आ रहा है कि ये मानना है जो डिविजन कमीशन का है उनका ये मौक़िफ़ होगा कि कुछ जो सेगमेंट्स हैं जिनको जो अनरिप्रेजेंटेड है आज तक उनको रिप्रेजेंटेशन दी जाए जी। जैसे शेड्यूल ट्राइब की बात है तो उनको रिप्रेजेंटेशन दी, या कोई और अगर सेगमेंट कोई है जो बदले हालात में जिसकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए तो वो रिप्रेजेंटेशन है उसको भी। अच्छा, मसूदी से बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, ये तो पता लगेगा 20 तारीख को जब मसवदा सामने आएगा। जराया क्या कुछ कह रहे हैं वो हम थोड़ी देर में अपने नाजरीन को जरूर बताएंगे, लेकिन आपसे जो एक चीज बड़ी अहम जानना चाहते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि मैं फारूक अब्दुल्ला साहब के गुज़श्ता दिनों के बयान को देख रहा था, तनकीदी बयान था और सरकार पर कि जनाब कमीशन को जरा काम तेजी के साथ करवाया, टाइम पर आप रिपोर्ट लाए, चुनाव करवाइए क्योंकि लोग परेशान हैं। फिर उमर साहब का रामबन का जलसा हो, डोडा का जलसा हो, किश्तवाड़ का जलसा हो, तो उन जलसों के अंदर भी इस बात की खनक थी कि देखिए बदला तो कुछ नहीं है, लोग परेशान है और परेशानियों का मदावा स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं दे सकती है बल्कि इलेक्टेड गवर्नमेंट दे सकती है। तो क्या मैं ये मानूं कि आहिस्ता आहिस्ता करके अब रफ्तार होगी सियासत के अंदर 20 तारीख के बाद? क्योंकि अगर ये रिपोर्ट आपको सौंपी जाती है डेट मीन्स एक हदमी खाका, उसके बाद कोई 10-15 दिनों के अंदर अंदर अवाम के सामने भी आना है। फिर नहीं, आप सही है, आपका कहना दुरुस्त है कि एक हर तरफ से ये आवाज आ रही है कि लोग बड़ा सफर कर रहे हैं क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन की जो अफसरशाही है वो लोगों के मसाइल समझ नहीं सकती है और ज्यादा मुनासिब होगा कि चुने हुए जो इंतजाम है वो आ जाए, सामने आ जाए ताकि लोगों के जो मुश्किलात हैं उनका कुछ मदावा हो जाए। ये तो जाहिर ये हर जगह से आवाज आ रही है, तो मुझे लगता है पेशेंस तो होगी उस सियासी अमल में। अब ये देखना है क्या पहले क़यादत क्या फैसला करेगी, क्या हम अपनी बात रखेंगे, वहाँ मुलाकात करने जाएंगे और फिर जो हमारे साथ शेयर होगा तो किया जाएगा जो जिम्मेदारी, उस पर हमारा रद्द-ए-अमल क्या होगा, क्या किया जा रहा है, क्या करने जा रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया जी हसनैन मसूदी साहब ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल हसनैन मसूदी साहब बता रहे हैं कि जनाब बिल्कुल ईमेल आ चुका है, रंजना प्रसाद देसाई जो हमारी है चेयरमैन जिन्हें नॉमिनेट किया गया है जी हदबंदी कमीशन की, उनकी तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर 20 तारीख को एसोसिएट मेंबर्स का इजलास बुलाया गया है। अब इसके अंदर की कहानी क्या कुछ है, हमारे जरा क्या कुछ बता रहे हैं। जैसे आसिफ ने आपको पहले ही बता दिया
कि एक मॉडल है जी सिक्किम की तर्ज का, उसमें कुछ लोगों को, और पौंडीचेरी मॉडल भी सामने है, सिक्किम का मॉडल भी सामने है, पौंडीचेरी का मॉडल भी है। और सिक्किम में रिजर्वेशन दे दी गई थी बुद्धिस्ट मॉन्क्स को, और पौंडीचेरी में भी एंग्लो इंडियंस को जो थी वो मिली थी रिजर्वेशन, वहां पर एक कोटा सेट किया गया था। कहा जा रहा है कि इस मॉडल को ध्यान में रखते हुए 1990 में जिन कश्मीरी पंडित्स ने माइग्रेशन की थी, कश्मीरी पंडित्स ने जो माइग्रेंट्स हुए थे मुल्क की दीगर रियासतों के अंदर, उनकी रिप्रेजेंटेशन शायद इस बार मुस्तकिल तौर पर असेंबली के अंदर होगी। यानी एक रिप्रेजेंटेशन जो हमें बहुत कम नजर आती थी, वो मुकम्मल तौर पर कुछ सीटों को शायद तायन किया जाएगा यहां पर। तो एक तो ये इसके अंदर की कहानी आ रही है, और दूसरी कहानी ये भी है जी कि एज पर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन जो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 10% पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, और उसका मतलब यह हुआ कि जम्मू कश्मीर असेंबली जहां पर अब 90 सीट्स पर इंतखाब होना है, तो वहां पर भी इन चीजों को देखा जाएगा। 7 सीटें जिनमें 3 जम्मू, सांबा, कठुआ, रामबन, उधमपुर, ये जनाब रिजर्व रहेंगी जी एससी के लिए, और 4 रहेंगी जी एसटीज के लिए। इस तरीके की रोटेशन बेस पर जो है वो बातें हो रही है। बहरहाल थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि अब 90 सीटों का इंतखाब जम्मू कश्मीर के अंदर होगा, और 90 सीटों के अंदर कौन सा हल्के इंतखाब कहां कैसे बनेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें ये भी आ रही है कि रिशेप किया गया जी। जैसे 2 मिनट के लिए लाल चौक का है, तो लाल चौक की जो हमारी अमीरा केदल कॉन्स्टिट्यूएंसी है या जम्मू कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो इनको रिशेप भी किया गया, बहुत सारे इलाकों को आगे पीछे किया गया है। अब वो कैसा होगा, किस तरीके की रिपोर्ट आएगी, 20 तारीख तक का इंतजार करना होगा, क्योंकि 20 तारीख को जो एसोसिएट मेंबर्स का इजलास होगा, उस दिन शाम तक ये खबर बिल्कुल वाज़ेह तौर पर सामने आएगी कि मसवदा कानून जो सौंपा जाएगा एसोसिएट मेंबर्स को, उसके अंदर क्या कुछ है। तो फिलहाल बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के हवाले से कि हदबंदी का इजलास, एसोसिएट मेंबर्स का इजलास 20 दिसंबर को दिल्ली के अंदर मुनक्किद होने जा रहा है। 11:30 बजे अशोका होटल के अंदर यह इजलास होगा, और इस इजलास के अंदर कई अहम बातें जो है वो खुलकर सामने आएंगी। ये तो थी बात जनाब बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के हवाले से, क्योंकि सियासत काफी ज्यादा तेज है, सियासी जमातें लगातार जो है वो इलेक्शन मोड में लगभग आ गई हैं, रैलियां होना शुरू हो गई हैं, ठंड के बावजूद भी मीटिंग्स का सिलसिला जारी है, पार्टियों को तोड़ में यानी कहीं से निकलना कहीं पे जाने का सिलसिला भी लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले कई महीनों से जारी है। बढ़ते हैं जी आगे, बात लद्दाख की भी करते हैं। याद होगा कि आसिफ ने कल अपने प्रोग्राम में बड़ी खबर आपको बताई थी कि लद्दाख बंद हो रहा है, यानी लद्दाख के अंदर 13 तारीख को, दिसंबर 13 तारीख को लद्दाख बंद का ऐलान किया गया था। और यह लद्दाख बंद का ऐलान जो था, ये 2 बड़ी इत्तेहाद की तरफ से किया गया था। लद्दाख ये जो LAB है और KDA है, इनकी तरफ से जो था वो बंद का ऐलान किया गया था 13 दिसंबर को, और ये कहा गया था कि मरकजी हुकूमत ने जो वादे लद्दाख की अवाम के साथ किए हैं, उन वादों को पूरा नहीं किया जा रहा है पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट के तौर पर। और दूसरी बड़ी बात यह कही गई थी कि बेरोजगारी जो है वो जनाब शबाब पर है यूनियन टेरिटरी लद्दाख के अंदर। और यही उनकी बात कही थी कि जनाब KDA की तरफ से कश्मीर, ये जो करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस है और लेह के अंदर जो अलायंस है, दोनों ने मुश्तरका तौर पर यह फैसला लिया था कि अब उनकी मांगों को बनवाने के लिए फैसला जो है वो लिया गया था कि 13 तारीख को बंद होगा। लेकिन खबर जो इस वक्त आ रही है वो ये आ रही है कि मरकजी वजारत दाखिला ने बड़ा फैसला लिया है, और मरकजी वजारत दाखिला ने तकरीबन 22,000 पोस्टों को पूरा करने के हवाले से एक बड़ा रोड मैप जो है वो खींचा है, जिनमें मुख्तलिफ लेवल के, यूटी लेवल के, डिवीजन लेवल के और डिस्ट्रिक्ट लेवल के पोस्ट जो होंगे, और उस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर डिप्टी कमिश्नर्स को सरबराह बनाया गया कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स बनाए जाएंगे, और लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल एक्ट के तहत ये सारी तकर्रुरियां जो है वो की जाएंगी। मुख्तलिफ एंगल्स में ये तकर्रुरियां जो है वो होनी है। पहले 10,000 तकर्रुरियां इनिशियल फेज में होनी है, 10 से 12,000 पेंडिंग थी, पिछले 2-2.5 साल से कोई रिक्रूटमेंट नहीं हो रही थी, और एपेक्स बॉडी और जनाब KDA ने इस बात का बरहमी का इजहार किया था, और फिर अब मरकज ने, दिल्ली ने लद्दाख के तय जो है ये फैसला लिया है।
तो ये देखना होगा, जो फैसला दिल्ली से आया है जनाब, रिक्रूटमेंट प्रोसेस को तेजी के साथ हाथ में लिया गया है और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को कहा गया है कि वो जल्दी जल्दी से इस पर काम करे। बोर्ड्स की तश्कील के हवाले से नोटिफिकेशन जारी होने जा रही है। ये क्या असरअंदाज होगा 13 तारीख की बंद कॉल को जो लद्दाख के अंदर दी गई है? मेरे साथ हमारे नुमाइंदे इसहाक भी ज्वाइन करेंगे और मेरे साथ केडीए के रुकन सज्जाद करगिली साहब, मारूफ तजिया निगार है, लद्दाख की सियासत पर गहरी नजर रख रहे हैं, हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सज्जाद ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले आपके पास आऊंगा, मरकज की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि जनाब रिक्रूटमेंट प्रोसेस को काफी तेजी के साथ लिया जाएगा और जो बड़ा मामला आपकी तरफ से था कि जनाब रोजगार के मौके फराहम करने का वादा जो था वो तो पूरा ही नहीं किया जा रहा है और लद्दाख के नौजवान जो है वो दर-बदर की ठोकरें खा रहे हैं, दफ्तरों के अंदर काम नहीं हो रहा है और एडिशनल चार्जेस की वजह से जो रफ्तार होनी चाहिए थी तरक्याती मंसूबों की वो हो नहीं पा रही है। तो क्या मैं ये समझूं कि 13 तारीख से पहले मरकज ने ये जो वे फॉरवर्ड ढूंढा है इससे आप भी वे फॉरवर्ड आएंगे और कुछ दूसरा रास्ता इख्तियार करेंगे, एहतजाज खत्म होगा? जी गौहर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जैसा कि आपको मालूम है कि लेफ्ट एमएस बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने पहले से तयशुदा प्रोग्राम के तहत 13 दिसंबर को लद्दाख बंद की कॉल दी हुई है और ये लद्दाख बंद की कॉल जो हमारे 4 अहम मुतालिबात हैं जिसमें सर फिरिस्त स्टेट फॉर लद्दाख है, सिख शेड्यूल की तरफ से हमें सहदाश चाहिए और उसके अलावा जो हमारी यहाँ रिप्रेजेंटेशन हमारी खत्म हुई है तो लद्दाख को एडिशनल जो है वो एक लोकसभा और एक राज्यसभा की सीट दे करके दोनों जिलों के लिए बराबर की नुमाइंदगी पार्लियामेंट के अंदर दी जाए और एक जो चौथा हमारी डिमांड थी कि हमारे बेरोजगार जवानों के लिए, नौजवानों के लिए रोजगार जो एक अरसे से पेंडिंग है उसे हल किया जाए। अब ये बहुत अच्छी बात है जो हम सुन रहे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से ये स्टेप लिया गया है कि वो एक रोड मैप तैयार करने जा रही है। अभी इसका कोई हतमी शक्ल या किसी डॉक्यूमेंट की सूरत में या किसी ऑर्डर की सूरत में लोगों तक नहीं पहुंचा है, सिर्फ एक खबर है जो लोगों तक पहुंची हुई है। तो एहतजाज तो बहरहाल मंडे के दिन होगा, लेकिन हम ये तवक्को करेंगे कि गवर्नमेंट इन मसाइल को संजीदगी से लेगी और यहाँ के लोगों के मसाइल को, देरीना मांगों को हल करने में पूरा अपना रोल निभाएगी। 6 तारीख को भी एजिटेशन की कॉल दी थी, तमाम स्टेक होल्डर्स आपके साथ आने की बात कह रहे थे, लेकिन उसके बाद एक पेशरफ्त हुई थी। 8 तारीख को एक कहा गया था कि वजारत दाखिला की जानिब से लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया लद्दाख को हिदायत दी गई है कि वो मीटिंग करे सभी के साथ। लद्दाख इंतजामिया के साथ मीटिंग हुई, क्या कुछ उसमें तय पाया था? कोई बात पर आगे का कोई रास्ता निकल पाया 8 तारीख की मीटिंग में, या फिर उसके बाद से आपने मन बनाया कि 13 को जो ऐलान हुआ है उसके मुताबिक चलेंगे कैलेंडर के हिसाब से? देखिए 6 तारीख को जो हमने ऐलान किया था उस मौके पर कुछ ऐसे दिन आ रहे थे, जैसे आपको मालूम है कि उस वक्त बाबरी मस्जिद की शहादत की वर्षी भी है और उसके अलावा हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता भीमराव अम्बेडकर जी का जो है उनकी वर्षी है, तो इसलिए हमने इस तारीख को मौखर किया था। और क्योंकि हम लद्दाख के इश्यूज को लेकर, इन मांगों को लेकर कि ये हम एहतजाज करने जा रहे हैं, तो हम ये नहीं चाह रहे थे कि हमारे जो एहतजाज को एक सियासी रंग लग जाए, क्योंकि बहुत सारे जो फ्रिंज एलिमेंट लद्दाख के अंदर या आउटसाइड लद्दाख जो है वो इस एहतजाज को या इस तहरीक को बदनाम करने की काविशों में लगे हुए, तो इसीलिए इनको मौखर किया गया था 13 तारीख के लिए और 13 तारीख को अपने तयशुदा शेड्यूल के तहत। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ जनाब सज्जाद साहब कि अगर सरकार नोटिफिकेशन भी बेरोजगारी को खत्म करने के वजह रोजगार के मौके जो दे रही है और रिक्रूटमेंट प्रोसेस को तेज भी करे, तब भी जो परसों का एहतजाज है, 13 तारीख का एहतजाज है, वो स्टैंड बाई पे रहेगा, क्योंकि आपका मुद्दा सिर्फ रोजगार नहीं है बल्कि एक पॉलिटिकल जदोजहद है जिसका आगाज पिछले साल से ही शुरू हो गया था। देखिए लद्दाख को एम्पावरमेंट करने की बात की गई थी, जिस एम्पावर करने की बात नहीं की गई थी फ्लोर ऑफ द हाउस में, तो हम लद्दाख को एक रियली एक एम्पावर स्टेट बनाने के हक में है और हुकूमत अगर हमारी इन चारों मुतालिबात को पूरा करती है तो हमें मुझे नहीं लगता है कि किसी किस्म के एहतजाज की जरूरत है। अच्छा, एक चीज जरा फटाफट से बताइएगा, शटल डाउन रहेगा या सड़क पर एहतजाज भी दिखेगा? फिलहाल ये जो एहतजाज है ये सिर्फ शटर डाउन हड़ताल है, दुकानें बंद होंगी, तिजारती सरगर्मियां बंद रहेंगी और पूरा दिन लद्दाख जो है वो बंद रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी
हमारे साथ सज्जाद करगिली साहब ज्वाइन किए हुए थे। ये एपेक्स के केडीए के जनाब मेंबर भी हैं और इनकी तरफ से साफ कर दिया गया कि जनाब जो बातें सामने आ रही हैं ये तो अभी सिर्फ खबरें हैं, अभी कोई ऑफिशियल ऑर्डर हमारे पास नहीं है, लेकिन ऑर्डर आने के बावजूद भी 13 तारीख को यानी कल नहीं परसों जो एहतजाज है लद्दाख बंद का वो कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि मांग एम्पावर करने की है और जो वादा ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस किया गया था उसे लेटर एंड स्पिरिट में पूरा करने के लिए जो रोड प्लान यहां से दिया गया है, अगर उस पर काम नहीं होता है तो शिद्दत और भी देखने को मिल सकती है। हालांकि इसमें पहले ही एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई आर के माथुर इंतजामिया की तरफ से और इसमें यह भी कहा गया कि मौजूदा वक्त में जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है, कमिश्नर सेक्रेटरी लद्दाख अजीत कुमार साहू ने तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि तमाम जो पॉइंट्स थे उन पर डिस्कशन के बाद अब बाकायदा प्रोसेस जो है वो शुरू कर दिया गया है। हो सकता है कि उस मीटिंग का ये रद्द-ए-अमल भी हो जो 8 तारीख को हुई थी, लेकिन दूसरी तरफ 13 तारीख को लद्दाख बंद रहेगा। एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने कॉल दी है और दीगर इत्तेहादी भी और जो सभी स्टेक होल्डर्स है वो इस बंद का हिस्सा होंगे। बीजेपी और जो लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन जो करगिल का एक ग्रुप है उसको छोड़कर बाकी सभी इस बंद का हिस्सा फिलहाल अभी तक बनते नजर आ रहे हैं। चलिए जी, ये तो थी जनाब बैक टू बैक 2 पॉलिटिकल खबरें। अब जरा आपको जम्मू कश्मीर का एक और हाल बताते हैं और हाल ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मरकजी हुकूमत हजारों करोड़ रुपया जम्मू कश्मीर के अंदर तरक्याती मंसूबों को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए दे रही है, लेकिन सूरत हाल हमारी ये है कि कश्मीर के अंदर छोटा सा वर्किंग सीजन है और लड़ाई ये लड़ी जा रही है कि जनाब पैसा टाइम पर दे दीजिए हम काम करेंगे। लेकिन जम्मू आते आते सिचुएशन थोड़ी सी बदल जाती थी, क्योंकि खबर यह थी कि जम्मू में वर्किंग सीजन भी बड़ा है, काम भी हो रहा है, लेकिन सयाहत के एतबार से जब हम देखते हैं डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म की नाकिस कारकर्दगी सामने आ रही है। और इब्तदाई खबरों के मुताबिक डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म जम्मू को 30 करोड़ रुपए का बजट दिया गया था, जिसमें दिसंबर की वस्त तक यानी अब मान लीजिए पिछले महीने तक कुल मिलाकर 4 करोड़ रुपए के आसपास ही एक्सपेंडिचर हुआ है, खर्चा हुआ है। डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म सयाहत पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए सिर्फ जम्मू प्रोविंस के अंदर बजट एलोकेशन जो दी गई थी दैट वाज 30 करोड़ रुपीस और खर्चा हुआ है जी पिछले महीने तक 4 करोड़ रुपए। अब इस 30 करोड़ में करना क्या था, यह बड़ा समझने की बात है, क्योंकि जम्मू के अंदर ये जो आवाजें यानी जनाब हमारा काम हो नहीं रहा है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल नहीं रहे हैं, कहीं ना कहीं वो आवाजें सही हैं, वो बातें सही हैं, क्योंकि डाटा जब आप खंगालते हैं दफ्तरों का तो पता लगता है कि किस तरीके की परेशानियां हैं। अपग्रेडेशन करना था जी कई चीजों का, क्रिएशन भी करनी थी यानी अपग्रेड भी करना था सिस्टम। अगर आपने कहीं पास कैफेटेरिया तो उसको और खूबसूरत बनाना था, कहीं पर होटल है तो उसको और रिनोवेट करना था, कई और चीजें आपने डेवलप करनी थी जिससे और ज्यादा सयाह जम्मू कश्मीर की ओर आते। इसके लिए अप्रूवल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दे दी गई, लेकिन माना जाए कि सबसे बड़ा लिक्विना जो है वो मैन पावर है, ह्यूमन रिसोर्स है। मुकम्मल ह्यूमन रिसोर्स न होने की वजह से न तो पाए तकमील तक पहुंच सके वो मंसूबे जो पिछले माली साल के दौरान हाथ में लिए गए थे और कंटिन्यू किए गए, और ना ही नए मंसूबों पर काम किया जा सका। 30 करोड़ में से अगर टूरिज्म डिपार्टमेंट सिर्फ 4 करोड़ रुपया खर्च करने का अहल होगा तो सवाल तो हम भी पूछेंगे और सवाल आप भी पूछिएगा कि जिम्मेदार कौन और जिम्मेदारी किसकी। और ये जो बड़े आंकड़े कभी मुझे कल एक सोफोलॉजिस्ट बता रहे थे कि जनाब ये जो आप आंकड़े हम देते हैं मीटिंग्स के अंदर ये बड़े अच्छे लगते हैं सुनने में और देखने में, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पर जब उन आंकड़ों को लाया जाता है तो पता लगता है कि जनाब हमने काम ही नहीं किया है, हम तो फेल है। और ताजा मिसाल डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म जम्मू की, हम कोशिश कर रहे थे कुछ जिम्मेदारों से इस पर बात हो नहीं पा रही है बात, लेकिन फिर भी आपसे वादा है कि इस खबर पर तह तक जाएंगे हम कि आखिर क्या वजह है कि जम्मू के सयाहती नक्शे को मुकम्मल तौर पर उबारने में डिपार्टमेंट नाकाम है। क्या सिर्फ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो अभी तक मोटा मोटा बताया जा रहा है कि मुलविस है, उनकी कमजोरी है, मैन पावर नहीं है, या विल पावर नहीं है? बड़ा सवाल यह भी होता है, एडमिनिस्ट्रेशन के पास विल पावर नहीं। और एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स मनोज सिन्हा साहब और उसकी टीम क्या इसका संजीदा नोटिस लेगी और डिटेल स्टेटमेंट जारी करेगी? हमें शाम तक का इंतजार रहेगा। 5 बजे इस पर जरूर हम बात करेंगे।
डिटेल्स के साथ आपके सामने दोबारा इस खबर पर हम बात करेंगे। तो ये खबर थी जनाब, 30 करोड़ में से 4 करोड़ रुपया खर्च हुआ। हमारा एदाद-ओ-शुमार है, सरकारी एदाद-ओ-शुमार क्या होगा शाम तक हम आप इंतजार भी करेंगे, डिटेल के साथ आपके सामने लेकर भी आएंगे आखिर क्यों जम्मू के साथ इस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है और जम्मू के लोगों की जो आवाज है कितनी जेन्युइन इस खबर के बाद बनती है। जी आसिफ। चलिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की बात हो रही है तो यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर की भी बात करते हैं जो इन मंसूबों को पाए तकमील तक पहुंचाने और मजीद फंडिंग को लेकर मरकज के साथ भी राब्ते में है। और दिल्ली के अंदर मुलाकातों का सिलसिला तेज हुआ है, जहां पर इस वक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू से दिल्ली पहुंचे थे और जनरल रावत को आखिरी उनने यहां पर खराज अकीदत भी पेश किया था गुज़श्ता रोज, और इसके बाद मीटिंग्स वो लगातार कर रहे हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के साथ उनकी मुलाकात दिल्ली के अंदर हुई है। मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया से भी उनकी मुलाकात हुई है और जम्मू कश्मीर के मुतालिक जो यूनियन टेरिटरी के अंदर अवाम को दरपेश मसाइल हैं उस पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ है। हेल्थ के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको लेकर बात हुई है और इसके अलावा सरकार की जानिब से कई मंसूबे जो अवामी मफादात के नहीं हैं लेकिन इकदाम उठाने पर तफसीली गुफ्तगू इन लीडरान के दरमियान हुई है। तकरीबन आधे घंटे तक की मीटिंग हुई है और मेडिकल कॉलेजेस या एम्स को लेकर जम्मू और कश्मीर दोनों जगह सूबों के अंदर जो काम चल रहा है मंसूबों पर, कश्मीर एम्स पर भी और जम्मू के अंदर भी, उनको फौरी तौर कैसे मजीद काम तेज करके और मुकर्रर मुद्दत के अंदर मुकम्मल किया जाए, इस पर तफसीलात लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से दी गई और इस पर मजीद बात हुई है। इसके अलावा दीगर जो मंसूबे, तरक्याती मंसूबे अलग अलग अजला में चल रहे हैं उस पर भी तकरीबन इस मीटिंग के दौरान बात हुई ही है। एक तरफ ये मुलाकातों का सिलसिला जब दिल्ली के अंदर है तो जम्मू कश्मीर के मुतल्लिक बज़ाहिर इस पर गुफ्तगू होगी, लेकिन बात जम्मू कश्मीर सिविल इंतजामिया के अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस की भी करते हैं, जिसने इशफाक कल एक बड़ी राहत उन उम्मीदवारों को दी है जो काफी वक्त से एहतजाज कर रहे थे, जिनको जम्मू कश्मीर पुलिस के अंदर अपना मुस्तकबिल नजर आ रहा है। उनके लिए शाम होते होते महकमा दाखिला की जानिब से जम्मू कश्मीर पुलिस इंतजामिया के साथ मुशावरत करने के बाद एक हुक्मनामा जारी कर दिया गया जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और इस हुक्मनामे को जारी करने का मकसद कि गुज़श्ता दिनों जो फैसला लिया गया था कि सब इंस्पेक्टर की जो भर्तियां हो रही हैं उसमें उम्र की हद 28 से 30 बरस कर दी गई थी, लेकिन मुसलसल एहतजाजों ने जोर पकड़ा कश्मीर वादी के अंदर, जम्मू सूबे के अंदर, जिसके बाद इंतजामिया मजबूर हुई कि उम्र की हद अब 30 से 32 बरस कर दी गई। अरे इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो अपर लिमिट 1200 पोस्ट जो सब इंस्पेक्टर्स की भर्ती होने हैं इसमें 32 साल जो कर दी गई है वो इन सर्विस जी इन सर्विस लोग जो होंगे 1 जनवरी 2021 को जो नोटिफिकेशन के हिसाब से उनकी हद जो मुकर्रर की गई है वो 32 है और होम डिपार्टमेंट के ऑर्डर के मुताबिक जो सब इंस्पेक्टरों की भर्ती होनी है उसमें रेस्ट जो प्रेस्क्राइब्ड उम्र कर दी गई है वो 30 कर दी है। तो दोनों के लिए फायदा जी, 30 भी ठीक है जी और 32 का ऑर्डर भी कहीं ना कहीं सही है। तो ये जरा क्लियरिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा कोविड की करते हैं और कोविड के बीच जम्मू कश्मीर की करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर सूरत हाल किस तरीके की है थोड़ी देर में आपको इस बात का अंदाजा होगा, क्योंकि एक के बाद एक इलाके से केस आना शुरू हो गए हैं और पिछले 24 घंटों के दौरान जहां कोविड की वजह से अमवात भी हुई है, नए केसेस भी आए हैं और सस्पेक्टेड मामले भी सामने आए हैं। और सस्पेक्टेड माने मुश्तबा लोग जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है और उन्हें टेस्ट पॉजिटिव आए हैं, उनकी मजीद जांच जो है वो की जा रही है। और ओमिक्रॉन जो इस वक्त नया वेरिएंट हमारे सामने है, क्या उसने दस्तक तो नहीं दी है जम्मू कश्मीर के हवाले से, इस हवाले से भी अभी टेस्ट का इंतजार रहेगा। लेकिन खबर सोपोर से है जहां पर बच्चे जो है वो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं और माना जा रहा है कि यह पहली मर्तबा होगा जब इस तरीके से इतने बड़े पैमाने पर बच्चे जो है वो पॉजिटिव पाए गए होंगे। मुआलिजीन के साथ साथ इस वक्त इस पर काफी ज्यादा तशवीश का इजहार वालिदैन की जानिब से भी किया जा रहा, और क्यों ना हो 20 के करीब 3 रोज के अंदर बच्चे जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और वालिदैन की तशवीश में इसलिए भी इजाफा हुआ है। दूसरी बात जो इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर बाकी भी 24 घंटों में केसेस सामने आ रहे हैं वो भी इस वक्त 22 तशवीश है। 173 नए केसेस तो आए हैं लेकिन बच्चों के ऊपर भी इस वक्त कहर कोविड ने बरपाया है। और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सोपोर के अंदर शुमाली कश्मीर में तकरीबन 20 बच्चों के मुस्बत टेस्ट आए और इसमें खतरनाक बात यह है कि जो हमारे पास इतलात हैं बेशतर इनमें बच्चे जो है उनकी उम्र 5 साल से कम है। 173 नए केसेस तो आए हैं, ये पिछले 24 घंटों की सूरत हाल है, लेकिन पिछले 4 रोज में आप देखेंगे तो एसडीएच सरे फहरिस्त रहा है बच्चों के कोविड केसेस के मामले में। पॉजिटिव केसेस आने के बाद बहुत सारे बच्चों को
जहां पर वालिदैन के साथ आइसोलेट करने की भी बात हो रही है। लेकिन इन सारे बच्चों के जब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर हम देख रहे हैं तकरीबन पिछले 3-4 दिनों से पॉजिटिव केसेस आए हैं, तो इंतजामिया भी इसको हल्के बिल्कुल नहीं ले रही है, अलर्ट जरूर नजर आ रहा है। इसलिए एक छोटे से हॉस्पिटल के अंदर 20 के करीब या 2 दर्जन के करीब पॉजिटिव केसेस बच्चों का आना, ये 22 से तशवीश। लेकिन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक कहीं इसका खतरा ना देखा जाए या जच्चा बच्चा अस्पतालों में इसका कहीं असर ना देखने को मिले, इस चीज से भी बचने की कोशिशें की जा रही हैं। बताया ही जाता है कि बेशतर बच्चों का कोरोना पॉजिटिव जब आया है तो इनमें एक को श्रीनगर अस्पताल के लिए एडवांस ट्रीटमेंट के लिए उन्हें भेजा गया है। इसके अलावा 5 बच्चे जो हैं उनको एसडीएच सोपोर में कोविड सेंटर में, जबकि 6 दीगर बच्चों को उन्हें यानी उनके वालिदैन को हिदायत दी गई है को इनके साथ होम क्वारंटीन करें। 6 बच्चे जो घर में आइसोलेट रहेंगे, 5 को एसडीएच सोपोर का जो कोविड सेंटर है वहां पर भेजा गया है और 1 बच्चे को जिसके मजीद इलाज के लिए उसे श्रीनगर भेजा गया है। जुल्फिकार नबी सोफी साहब, बीएमओ सोपोर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर है। बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फिकार साहब। चलिए जी, कहा जा रहा है कि ट्रांसमिशन फेलियर हो गया, 2 बार लाइन जोड़ी थी, कट चुकी है। कोशिश करेंगे कि जुल्फिकार साहब से बात हो, क्योंकि जुल्फिकार नबी साहब जो है वो ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर सोपोर है। बच्चे कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, एहतियाती तदाबीर उठाए गए हैं, लेकिन जब आप जुमे के अदाद शुमार को देखेंगे तो जुमे के रोज कोविड की वजह से 1 की मौत भी हुई है, 170 से ज्यादा पॉजिटिव पाए गए हैं, 250 के करीब लोग शिफायाब भी हुए हैं और वादी में 129, जबकि जम्मू में 40 से ज्यादा अफराद कोविड पॉजिटिव पाए गए और जम्मू के अंदर कई इलाकों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन के अंदर तब्दील भी कर दिया गया है और श्रीनगर के अंदर इंतजामिया लगातार जो है वो नजर रखे हुए हैं सूरत हाल पर। श्रीनगर के साथ साथ जब हम सोपोर की बात करते हैं तो बड़ी बात यही है कि क्या कुछ इस वक्त जो है वो चल रहा है, वो ये है कि बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। चलिए जनाब, रात देर गए, हमने बात की थी, जरा देख लेते बीएमओ साहब क्या कुछ करें, क्योंकि राब्ता इस वक्त नहीं हो पा रहा उनसे। पॉजिटिव केसेस भी उसी हिसाब से आएंगे। हमारी कोशिश है कि जितना ज्यादा टेस्ट करें हम और जितनी ज्यादा पॉजिटिव हमें निकले उसी तरह से हम उनका इलाज करें, तो जिससे हम ये जो चेन है ये ब्रेक करने की कोशिश करें। अभी तक चल रही, अभी भी टेस्टिंग हो रही है, कुछ 5-8 से ज्यादा ही केसेस पॉजिटिव अभी आए हुए हैं, इसमें कुछ बच्चे भी हैं और बच्चों का जो है कंटैक्ट्स, मोस्टली जो बच्चे हैं पॉजिटिव आए हैं वो कंटैक्ट्स में, कि जैसे हम पहले भी कह चुके हैं, अभी कहते हुए आगे भी कहते आएंगे, एहतियात बरतनी ज़्यादा ज़रूरी है। हम पूरी कोशिश करेंगे जितनी ज़्यादा हम टेस्टिंग करें, लोगों को हम यहीं से अपील करते हैं कि आप टेस्टिंग करने के लिए आ जाएं, सो दैट जितना हम टेस्टिंग करेंगे अगर पॉजिटिव ज़्यादा आती है उस हिसाब से हम लोगों को भी अपनी तरफ से मैसेज दे देंगे कि कैसा करना है, हमें क्या करना चाहिए, इस सिचुएशन में हमें क्या करनी चाहिए। वैसे इसके बगैर भी हम आपके चैनल के माध्यम से या बाकी मीडिया की तरफ से, मीडिया के हिसाब से उनको ये कहते हैं कि जितना एहतियात करेंगे हम उतना ज़्यादा ज़रूरी है। पॉजिटिव पाए गए, क्वारंटीन भी हो रहे हैं और टेस्टिंग अब बहुत ज्यादा कर दी गई है, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग का अमल जो है वो तेज कर दिया गया है। बहरहाल बीएमओ साहब से बात नहीं हो पा रही है, यहां पर जी छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं जी। ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि शहर श्रीनगर के अंदर ट्रैफिक दर्द सर क्यों है और इस दर्द सर को दूर करने की जो दवाई हाथ में थी उस दवाई पर अमल क्यों नहीं किया जा रहा है। और फिर आगे बढ़कर आपको बताएंगे कि मौसम का मिजाज कैसा है, क्योंकि मनफी दर्जा हरारत के बीच किस तरीके का मॉर्निंग है। श्रीनगर लिए चलेंगे आपको थोड़ी देर में और आगे आपको बताएंगे कि सरकारी टीचर्स के लिए भी सरकार की तरफ से हुक्मनामा जो है वो जारी कर दिया गया है। क्या कुछ खबरें हैं, बैक टू बैक की सारी बातें आपके साथ शेयर करेंगे। ग्राउंड जीरो से हमारे साथ नुमाइंदे भी ज्वाइन करेंगे इस उम्मीद के साथ कि आपका साथ और हमारा साथ बराबर बरकरार रहेगा। छोटे से ब्रेक के बाद भी